Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin another important video lecture for upcoming nursing recruitment exams 2022. First question. अगर किसी पेशेंट को इंट्रावीनस स्टेरॉइड सोल्यूमेड्रॉल दिया जा रहा है तो इसमें किस फाइंडिंग को एज अ नर्स आप लगातार मॉनिटरिंग करेंगे? पोटेशियम लेवल, स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ग्लूकोज लेवल या फिर एट्रियल ब्लड गैस? अगर आप इस नाम से कंफ्यूज हैं तो याद रखिएगा, सोल्यूमेड्रॉल मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम का ब्रांड नेम है, यानी पेशेंट जो है प्रेडनिसोलोन नामक स्टेरॉइड ले रहा है। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर पेशेंट को आप स्टेरॉइड्स देते हैं तो स्टेरॉइड में शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट के रूप में हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। तो इस सिचुएशन को आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सिफिलिस डिजीज का इंक्यूबेशन टाइम पूछा जा रहा है। 1 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 से 6 सप्ताह या 48 से 72 घंटे? The right answer is option 3, 2 to 3 weeks. देखिए, सिफिलिस डिजीज जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम द्वारा होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 सप्ताह का होता है। हालांकि क्लिनिकल सिम्टम्स कई बार 9 दिन बाद ही आ जाते हैं और कई बार 3 महीने तक का समय लग सकता है। तो याद रखिएगा, किसी क्लाइंट के द्वारा यदि इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ सेक्सुअल एक्ट किया जाए तो उसमें सिफिलिस डिजीज के सिम्टम्स आने में 3 महीने तक का समय भी लग सकता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टू डायग्नोज सीवियर निमोनिया इज? सीवियर निमोनिया कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फीचर यूज करेंगे आप? साइनोसिस, चेस्ट इनड्रॉइंग, नेजल फ्लेयरिंग, फास्ट ब्रीथिंग? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। चेस्ट इनड्रॉइंग को देखकर हम क्लाइंट में सीवियर निमोनिया है इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं। स्लीप की किस स्टेज में विविड ड्रीमिंग देखने को मिलता है? स्टेज 1 नॉन REM, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, स्टेज 2 नॉन REM, डेल्टा स्टेज? The right answer is option 2। जैसे ही आप सोने जाते हैं, नींद आने के लगभग 90 मिनट बाद REM स्टेज शुरू होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज शुरू होती है और इसी स्टेज के अंदर विविड ड्रीम्स आते हैं। इस स्टेज के अंदर पर्सन डीप स्लीप में होता है, उसकी मसल टोन कम हो जाती है, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट भी इरेगुलर हो जाती है। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेंगू शॉक सिंड्रोम में नहीं देखने को मिलता? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू डेंगू शॉक सिंड्रोम? हिपेटोमेगैली, प्लूरल इफ्यूजन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज हीमोग्लोबिन? यस, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। डेंगू शॉक सिंड्रोम होने पर लीवर का साइज बढ़ जाता है, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड आदि का एक्यूमुलेशन होता है और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या नॉर्मल से काफी कम हो जाती है, जिससे पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में कभी भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम नहीं होता। सिफिलिस डिजीज की कौन सी स्टेज कंटेजियस नहीं होती?
यानी किस स्टेज में सिफिलिस होने पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या इंक्यूबेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 4 की, इंक्यूबेशन स्टेज। ये शुरुआती 2 से 6 सप्ताह का समय होता है। इसमें स्पायरोकीट प्रोलिफरेट कर रहा होता है एंट्री साइट पर और इस समय कंटामिनेशन हो सकता है, डिजीज फैल सकता है। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी स्टेज की। प्राइमरी स्टेज 8 से 12 सप्ताह के बीच होती है और इसके अंदर भी कंटामिनेशन पॉसिबल है। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज जो कि लगभग 5 साल तक का समय रखती है। इसके अंदर म्यूकोजल स्किन लीजन्स में स्पायरोकीट मौजूद होता है और इसकी वजह से पर्सन हाईली कंटेजियस होता है। फाइनली हम बात करते हैं आखिरी स्टेज की, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है ऑप्शन 1, टर्सरी स्टेज में नॉन कंटेजियस स्टेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही कम नंबर में ट्रिपोनिमास मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसे कंटेमिनेटेड स्टेज के रूप में नहीं मानते, कंटेजियस स्टेज के रूप में नहीं मानते। किसी बच्चे में विटामिन ए प्रोफाइलैक्टिकली एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इसे आप क्या कहेंगे? हेल्थ प्रमोशन, ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या रिहैबिलिटेशन? Yes, exactly. Option C is correct here. It is called specific protection. कितने ml के बराबर होता है? Yes, it is 5 ml. टेबल स्पून यदि पूछा जाए तो 15 ml. किसी डिजीज की प्रोग्रेस को रोकने के लिए कुछ मेजर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इस सिचुएशन को आप किस प्रिवेंशन के रूप में मानेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या ये सभी? द राइट आंसर इज इट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन, बिकॉज यहां पर क्लाइंट को डिजीज हो चुका है, सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। आपको उस लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है जो कि मेम्ब्रेन के रप्चर होने के बाद हो सकती हैं, जब बच्चे का हेड एंगेज्ड नहीं है। वुमेन में मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुकी हैं लेकिन बच्चे का हेड अभी एंगेज्ड नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन में कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉर्ड प्रोलैप्स। अगर बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हो गया और बच्चे का हेड एंगेज नहीं हुआ है, तो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे से पहले बाहर आ सकती है। एक कंडीशन कॉर्ड प्रोलैप्स कहलाएगी और बच्चे का सर जब इस कॉर्ड के पीछे पीछे डिसेंट होगा तो इसका दबाव बच्चे के सिर से लगातार कॉर्ड पर दबाव पड़ेगा और इस कॉर्ड पर दबाव पड़ने के कारण बच्चे में जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाएगी और इससे बच्चे की डेथ हो सकती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। किसी क्लाइंट को मॉडरेट हाइपरटेंशन था और इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे बीटा ब्लॉकर एटिनोलॉल ड्रग दी गई। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसके कहने पर आप ये मानेंगे कि अभी क्लाइंट को इस मेडिसिन के बारे में और जानकारी देना आवश्यक है। ऑप्शन 1, मूव स्लोली व्हेन चेंजिंग द पोजीशन। ऑप्शन 2, take the medication before going to bed. Option 3, expect to feel drowsy when taking this medication. Count the pulse before taking the medication. यहां पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही माना जाएगा। जो एटिनोलॉल ड्रग है ये आपके हार्ट के बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हाइपरटेंशन को कम करती है, यानी बीपी को कम करती है। अगर आप इसे सोते समय लेंगे तो इस ड्रग का प्रॉपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्लीपिंग की समय ऑलरेडी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है।
एटिनोलॉल मेडिसिन को आप हमेशा मॉर्निंग के समय लेंगे, सुबह उठने के बाद लेंगे, ताकि इसके बेहतर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स देखने को मिलें। इनमें से किसी वुमेन को यदि मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग दी जा रही हो तो कौन सा प्रायोरिटी असेसमेंट हमें करना होगा? लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स, डायफोरेसिस, respiratory rate less than 16 and flushing. The right answer is option A. जब भी आप किसी वुमेन को मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग देते हैं, MgSO4 देते हैं, तो इस सिचुएशन में इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के रूप में डायफोरेसिस देखने को मिलता है, यानी वुमेन में बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। लेकिन टॉक्सिसिटी के बारे में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा, अगर वुमेन में मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है तो उसमें अगर टॉक्सिसिटी डेवलप होती है तो इससे वुमेन के जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि पटेलर रिफ्लेक्स आदि, ये सभी डिमिनिश हो जाएंगे, नॉर्मल से हल्के हो जाएंगे या एब्सेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर रेस्पिरेशन रेट कम हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है, यानी चेहरा अचानक लाल हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी सिम्टम है तो ये हमें इस ड्रग की टॉक्सिसिटी को बताता है और इसे प्रायोरिटी देकर हमें असेस करना चाहिए। DALY, दिल्ली का फुल फॉर्म आपको बताना है। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इज द फुल फॉर्म ऑफ डिले। डिले क्या है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा लाइफ के कितने साल बीमारी में, डिसेबिलिटी में निकाले गए। इनमें से किस कैन्युला का इस्तेमाल अडल्ट में नॉर्मल फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करने हेतु किया जाता है? पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर या ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ? The right answer is option D, A and B both. अगर किसी अडल्ट पर्सन में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो इसके लिए 18 नंबर का कैन्युला, ग्रीन कलर का कैन्युला सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी अडल्ट पर्सन के अंदर नॉर्मल फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए पिंक कलर जो कि 20 गॉस का होता है और ब्लू कलर जो कि 22 गॉस का होता है, इसे ज्यादातर हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्मल वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। आइए वन बाय वन इन सभी के बारे में जान लें। सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल वीनस प्रेशर या राइट एट्रियल प्रेशर 2 to 6 mm ऑफ Hg। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर 2 से 6 mm ऑफ Hg। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर, इसमें यदि सिस्टोलिक पूछा जाए तो 15 से 30 और अगर डायस्टोलिक पूछा जाए तो 2 से 8 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट, जुगुलर वेन प्रेशर, ये 6 to 8 सेंटीमीटर H2O होता है। पोर्टल वीनस प्रेशर 8 से 12 mm ऑफ Hg। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर 6 से 12 mm ऑफ Hg। करते हैं पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर की। अगर सिस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे 15 to 30 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक पूछा जाए तो 8 to 15। नेक्स्ट, मीन आर्टेरियल प्रेशर MAP, इट इज 70 to 105 mm Hg। एट्रियल PO2 100 mm of Hg। arterial oxygen saturation 95 to 100%। central venous saturation
70%, कार्डियक आउटपुट 4 to 8 लीटर्स, मोस्टली आप इसे 5 लीटर्स याद रखिएगा। किसी क्लाइंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो चुका है, अब वो ठीक होने के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटी करने जा रहा है जिसमें उसे फिजिकल एक्सर्शन करना होगा, यानी फिजिकली उसे एक्सरसाइज करनी होगी। तो इस सिचुएशन में उसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट किस समय लेनी चाहिए? ऑप्शन ए, जब उसे चेस्ट पेन डेवलप हो तब। ऑप्शन बी, जैसे ही उसे प्रेशर और डिस्कम्फर्ट महसूस हो तब। ऑप्शन सी, इस प्रकार के काम को शुरू करने से पहले। ऑप्शन डी, रेस्ट के बाद भी अगर चेस्ट पेन ठीक ना हो तब। आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है ये एक पोटेंशियल वैसोडाइलेटर की तरह काम करती है, यानी कि इस मेडिसिन को लेने के बाद हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है, डायमीटर बढ़ जाता है और संबंधित ऑर्गन तक ज्यादा मात्रा में ब्लड पहुंचने लगता है। अब क्लाइंट यदि फिजिकल एक्सर्शन वाला कोई काम करने वाला है तो उसे इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन ले लेनी चाहिए, ताकि हार्ट तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएं और हार्ट को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता अनुसार ब्लड पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत 1974 में कौन सी कमेटी बनाई गई जिसे मेडिकल एजुकेशन और सपोर्टिंग मैन पावर के रूप में जाना जाता है? The right answer is option C, श्रीवास्तव कमेटी। किसी वुमेन में यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है तो उसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ऑप्शन बी, सडन एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन। ऑप्शन सी, सीवियर ब्लीडिंग। ऑप्शन डी, साइन ऑफ शॉक। The correct answer is option B, sudden excruciating pain in lower abdomen। जैसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होती है, वुमेन को अचानक बहुत तेज कॉलिकी एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। इसके अलावा वुमेन में सिनकॉप कंडीशन हो सकता है, यानी उसे चक्कर आकर बेहोशी हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है और कई केसेस में वेजाइनल ब्लीडिंग भी संभव है। में से कौन सा ऑप्शन फीमेल पेल्विस का टाइप नहीं है? एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, ऑब्स्टेट्रॉइड, एंथ्रोपॉइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑब्स्टेट्रॉइड। ये फीमेल पेल्विस का टाइप नहीं है। मोस्ट ऑफ द वुमेन के अंदर गायनेकॉइड टाइप का पेल्विस होता है, जिसमें जो पेल्विक इनलेट होता है वो राउंड शेप का होता है और लगभग 45 to 50% वुमेन में यही गायनेकॉइड टाइप पेल्विस पाया जाता है और ये चाइल्ड बर्थ के लिए मोस्ट फेवरेबल माना जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप के पेल्विस की, जिसे आप एंथ्रोपॉइड के नाम से जानते हैं और ये लगभग 25% वुमेन्स में पाया जाता है। इसका जो इनलेट होता है वो ओवल शेप का होता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं एंड्रॉइड टाइप के पेल्विस की। इसे आप मस्क्यूलाइन पेल्विस भी कह सकते हैं। 20% ऑफ वुमेन्स में यही पाया जाता है। इसका जो इनलेट होता है वो हार्ट शेप का होता है, या इसे आप ट्राइंगुलर भी कह सकते हैं। जनरली ये मेल टाइप ऑफ पेल्विस कहा जाता है। फाइनली हमारे पास जो चौथा टाइप है उसे आप लेटिप्लॉइड पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसकी जो ब्रिम होती है, इनलेट होता है, वो किडनी शेप का होता है और 5% वुमेन में ये देखने को मिलता है। कौन सा डिजीज प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है? मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस या काला आजार? यस, एग्जैक्टली।
यहां पर ऑप्शन 1 सही होगा। मलेरिया डिजीज एक पैरासाइटिक डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अगर किसी वुमेन में ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए तो सर्जिकली इसे ट्रीट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जा सकता है? साल्पिंजेक्टोमी, ओफरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वेसेक्टोमी। The right answer is option A, साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी द्वारा फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना। मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अचानक से रप्चर हुई जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब इतनी ज्यादा फट गई कि उसे वापस जोड़ना, सिलना, एनास्टोमोस करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस के अंदर साल्पिंजेक्टोमी करके हम पूरी फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर देते हैं। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया फिलामेंटस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है? माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट, एक्टिनोमाइसिटीज या फिर विब्रियोस। द राइट आंसर इज एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं। किसी क्लाइंट में फीमर बोन फ्रैक्चर हो गई, आपने इसे रिपेयर करके कास्ट अप्लाई करवा दिया। अब ये पेशेंट दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, वहां मौजूद नर्स के द्वारा कौन सा असेसमेंट मिलने के बाद तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना आवश्यक है? अगर पेशेंट को पेन फील हो, पेशेंट को टोज में वार्म फील हो, टोज वार्म फील हो, पीडल पल्स रैपिड हो, पैरेस्थीसिया हो। देखिएगा, फीमर फ्रैक्चर हो गई, आपने प्लास्टर कास्ट लगा दिया। अब पेशेंट में प्लास्टर जिस जगह लगाया गया है उस जगह पर पेन फील होता है, तो ये नॉर्मल चीज है, ये रिपोर्ट करने वाली बात नहीं है। पेशेंट के पैरों के अंगूठे जिस पर प्लास्टर कास्ट लगाया गया है पैर में, वो हमेशा वार्म फील होने चाहिए, ये नॉर्मल है। पेशेंट की पीडल पल्स हमें फील होनी चाहिए, ये भी नॉर्मल है। हाँ, अगर पेशेंट में टोस के अंदर किसी प्रकार का सेंसेशन एब्नॉर्मलिटी जैसे कि पैरेस्थीसिया पाया जाता है तो इसे तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इट इज नॉट नॉर्मल थिंग। किसी वुमेन के द्वारा प्रेगनेंसी पीरियड में कितना वेट गेन किया जा सकता है? यस, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन 3 को सही मानेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान 11 से 14 किलो वेट गेन किया जा सकता है। अगर पाउंड में आपसे पूछ लिया जाए, एलबीएस में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 24 से 27 पाउंड। अब कुछ चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए यूट्रस में कितना वेट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये पूछ लिया जाए आपसे तो आप बताएंगे 900 से 1000 ग्राम्स। ब्रेस्ट का वेट प्रेगनेंसी के दौरान 500 ग्राम तक हो जाता है। ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 1200 से 1500 ml तक बढ़ता है। फैट का जो मात्रा है वो 400 ग्राम्स तक बढ़ सकती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो 1200 ml तक एक्स्ट्रा हो सकता है। फीटस की बात की जाए तो नॉर्मल हेल्दी फीटस का वजन 2.5 kg से 3.5 kg के बीच होता है। प्लेसेंटा 500 ग्राम्स का होता है और एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल मात्रा 800 से 1000 ml के आसपास हो सकती है। इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल थर्ड क्रेनियल नर्व द्वारा सप्लाई नहीं होता है? सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। हमारी आईज के अंदर 6 मसल्स पाए जाते हैं जो कि आई बॉल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं।
इन 6 में से 4 मसल्स जो हैं वो थर्ड क्रेनियल नर्व या ऑक्यूलोमोटर नर्व द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल्स, और चौथा है इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। रिमेनिंग दो जो मसल्स हैं, जिसमें पहला सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, ये फोर्थ क्रेनियल नर्व द्वारा सप्लाई किया जाता है, जिसे आप ट्रोकियल नर्व के नाम से जानते हैं। और आखिरी जो सिक्स्थ मसल है, लेटरल रेक्टस मसल, ये एब्ड्यूसेंस नर्व द्वारा, फिफ्थ क्रेनियल नर्व द्वारा सप्लाई लेता है। आपने यदि कोई ऐसा कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस था और इसकी वजह से आपको पॉइजनिंग हो जाती है, तो इस पॉइजनिंग के सिम्टम्स कितने समय में दिखेंगे? 6 से 8 घंटे, 2 से 4 घंटे, 5 से 12 घंटे, 12 से 36 घंटे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से यदि फूड पॉइजनिंग होती है तो इसका इफेक्ट जो है, इसके जो सिम्टम्स हैं, फूड लेने के 30 मिनट बाद से शुरू हो सकते हैं और 8 घंटे तक आ सकते हैं। यानी कि आधा घंटे बाद से सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं या 8 घंटे तक कभी भी शुरू हो सकते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स किस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? कोवेलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन, वैंडरवाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़कर रखता है। इनमें से कौन सी फाइंडिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में इंफेक्शन होने को बताती है? रेक्टल टेम्परेचर 100, रेडनेस, वार्मथ, टेंडरनेस इन इंसिजनल एरिया, WBC काउंट 8000, प्रेजेंस ऑफ एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर क्लाइंट में इंसिजनल साइट देखने में लाल है, छूने में गर्म है और टच करने पर उसे पेन भी है, तो ये सभी चीजें उस एरिया में इंफेक्शन को बताती हैं। डिजीज में स्वेटिंग स्टेज देखी जाती है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस। The right answer is option 2, it is malaria. मलेरिया डिजीज के अंदर पेशेंट के अंदर राइगर फीवर होता है और राइगर फीवर की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला पेशेंट को कोल्ड फील होता है, यानी ठंड लगती है। उसके बाद हॉट स्टेज आती है जब पेशेंट को गर्मी लगने लगती है, और फाइनली स्वेटिंग स्टेज आती है जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा पसीना निकलता है और फिर पेशेंट नॉर्मल फील करने लगता है। और इस राइगर स्टेज के एक बार आने के बाद 4 घंटे बाद वापस यही स्टेजेस रिपीट होती हैं, कोल्ड, हॉट, स्वेटिंग, फिर नॉर्मल। अगर सोनोग्राफी रिपोर्ट में स्नो स्ट्रोम अपीयरेंस है तो ये किस कंडीशन के होने को बताती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिब्रॉइड इन प्रेगनेंसी, हाइड्रेमनियोज, वेसिकुलर मोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। वेसिकुलर मोल को आप हाइडेटेड मोल कह सकते हैं या हाइडेटिडिफॉर्म मोल कह सकते हैं। बेसिकली ये एक प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी है। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा के अंदर कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण एक मास लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। एक बार फिर से देखिएगा,
वेसिक्युलर मोल एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा पार्शियली डीजेनरेट हो जाता है और यंग कॉरियोनिक विलाइस में प्रोलिफरेशन होता है जिसके कारण एक मास डेवलप हो जाता है। इनमें से किस जगह पर अडल्ट पर्सन में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता? स्कैपुला, अपर आर्म, लोअर एब्डोमेन, एंटीरियर अपर थाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। एंटीरियर अपर थाई में सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते। थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ईसीजी के अंदर जो पी वेव होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, यानी एट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब ईसीजी पेपर पर पी वेव बनती है। अब बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। ईसीजी पेपर पर क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के होने पर क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां पर डीपोलराइजेशन शब्द का मतलब है कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट आता है टी वेव। ईसीजी की टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होने पर देखने को मिलती है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, डायलेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को आप रीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं और वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने पर टी वेव बनती है। इसके अलावा एक एबनॉर्मल वेव है यू वेव। ये किसी क्लाइंट के अंदर हाइपोकैलीमिया होने पर, यानी एबनॉर्मल पोटेशियम लेवल होने पर देखने को मिलती है। अगर किसी क्लाइंट के ईसीजी पर पीक टी वेव है तो ये हाइपरकैलीमिया होने को बताती है। टी वेव इन्वर्जन हो जाए तो ये मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को बताती है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन यदि हो तो एंजाइना पेक्टोरिस होगा। एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होगा। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो गए हैं तो अरिथमिया होगा। और अगर यू वेव प्रेजेंट है तो ये हाइपोकैलीमिया को बताएगी। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। प्रोसीजर किसके असेसमेंट हेतु इस्तेमाल किया जाता है? कॉर्नियल कर्वेचर, कॉर्नियल सेंसेशन, कॉर्नियल थिकनेस, कॉर्नियल एंडोथीलियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारे आईज का जो कॉर्निया है उसमें कर्व सही है या नहीं, इस चीज को मेजर करने के लिए किरेटोमेट्री प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी क्लाइंट में कॉर्निया की शेप बदल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, तो ये कंडीशन एस्टिग्मेटिज्म कहलाएगी। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि वुमेन नर्सेस के लिए बनाया गया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, नेशनल लीग ऑफ फॉर नर्सिंग, नेशनल स्टूडेंट नर्सेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि वुमेन नर्सेस के लिए बनाया गया था और इसे 1899 में शुरू किया गया था, 1899 में। इनमें से किस एज ग्रुप के पर्सन एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बाद मोस्ट कॉमनली ओटाइटिस मीडिया डिजीज से भी सफर करते हैं? चिल्ड्रन, अडल्ट मेल्स, अडल्ट फीमेल्स, जीरियाट्रिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चिल्ड्रन। बच्चों में ईयर की जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ये आकार में मेल्स अडल्ट की तुलना में छोटी होती है और सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। इस वजह से इंफेक्शन आसानी से कान तक पहुंच जाता है, इसलिए इनमें ओटाइटिस मीडिया होने की संभावना ज्यादा रहती है।
इनमें से कौन सा इंटरवेंशन बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है? ऑप्शन ए, पेशेंट में रेडेंड स्किन एरिया को लोशन और ऑयल से मसाज करना। ऑप्शन बी, पेशेंट की पोजीशन को हर घंटे चेंज करवाना। ऑप्शन सी, वाटर मैट्रेसेस का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी, स्किन को साफ और सूखा रखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किसी भी क्लाइंट में बेड सोर, प्रेशर अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि हर 2 घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद पेशेंट की पोजीशन को लगातार बदलवाते रहें। बच्चे को आपके पास हॉस्पिटल लेकर आया गया। इस बच्चे के असेसमेंट के दौरान आप कौन सा इंटरवेंशन करेंगे जो कि यहां सही माना जाएगा? ऑप्शन ए के अनुसार आप इस बच्चे के पेरेंट्स को रूम से बाहर जाने के लिए कहेंगे ताकि आप आराम से असेसमेंट कर सकें। ऑप्शन बी, आप पेरेंट्स से बच्चा जिन खिलौनों से खेल रहा है उसे उससे छीन लेने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, पेरेंट्स को बच्चे के साथ ही एग्जामिनेशन रूम में रहने के लिए कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, अगर बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है तो उसे समझाने के लिए कहेंगे। 2 साल का बच्चा है और अगर आपने इसके पेरेंट्स को रूम से बाहर जाने के लिए कहा तो बच्चा और ज्यादा रो सकता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर सकता है, एजिटेटेड हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी में कहा गया था कि बच्चे के टॉयज को हम छीन लेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो बच्चे में एंजाइटी बढ़ेगी, वो क्राई कर सकता है, आप प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। सो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। बच्चा 2 साल का है, उसके स्क्रीमिंग बिहेवियर के लिए उसके माता पिता को उसे समझाने के लिए कहना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि 2 साल का बच्चा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। फाइनली हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, ये सही आंसर है। हम बच्चे के पेरेंट्स को एग्जामिनेशन के दौरान रूम में ही बच्चे के साथ रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट। किसके लिए बनाया गया था? किस चीज के इंप्रूवमेंट के लिए यूनिसेफ को बनाया गया था? बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को बेहतर करने के लिए, मैटरनल मॉर्टिलिटी को कम करने के लिए, मैटरनल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, या फिर बच्चों में एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड। बच्चों की हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सी एजेंसी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को इंडिया में सपोर्ट करती है? IRCS, SIDA, DANIDA, यूनिसेफ। The right answer is option B, SIDA। SIDA का फुल फॉर्म है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और 1979 से भारत में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में ये मदद कर रही है। इसके अलावा ऑप्शन डी के अंदर जो डैनिडा बताया गया है, इसका फुल फॉर्म है डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये हमें नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में मदद करता है 1978 से। तो अगर आपसे डैनिडा का पूछा जाए तो ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में मदद करता है, और सीधा जो है ये आपको ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में मदद करता है। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन का उदाहरण है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्रीमोडियल। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर।
अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, तो इस सिचुएशन में वो फ्यूचर में आने वाले हेल्थ हजार्ड्स को कम कर रहा है, हटा रहा है, और ऐसा करके वो प्रीमोडियल प्रिवेंशन इस्तेमाल कर रहा है। किसका एक्सरे विजुअलाइजेशन है? हार्ट का, लंग्स का, ब्लड क्लॉट्स का या ब्लड वेसल्स का? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन आदि का पता लगाना हो तो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें इंजेक्ट करके इसका एक्सरे लेते हैं। ये प्रोसेस एंजियोग्राफी कहलाता है। किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आने पर क्यों मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ मॉर्फिन सल्फेट in the MI patient? It's for pain relief, it's for increasing O2 supply to myocardium, it's for increase coronary artery dilation, or option D, both B and C correct? यहां पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। जैसे ही किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आता है तो मॉर्फिन सल्फेट हम देते हैं। इसे देने के बाद जो ब्लड वेसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये डायलेट होती हैं और डायलेशन के कारण मायोकार्डियम तक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचने लगती है और क्लाइंट में पेन रिलीफ हो जाता है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का कॉमन कॉज किसे माना जाता है? ओवरी डिस्फंक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओवरी डिस्फंक्शन। इनफर्टिलिटी के कॉजेज को फीमेल में दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं आप, प्राइमरी कॉजेज और सेकेंडरी कॉजेज। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वुमेन में ओवरीज के डिसफंक्शन को मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है। इसके अलावा यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कॉजेज के अंदर वुमेन में ट्यूबल स्कैरिंग हो सकता है, जो कि किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकती है। ये सभी सेकेंडरी कॉजेज के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। से कौन सा ऑप्शन साइकोसोशल थेरेपी का एग्जाम्पल नहीं है? बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ईसीटी, कॉग्निटिव थेरेपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को आप साइकोसोमैटिक थेरेपी या फिजिकल थेरेपी के रूप में जानते हैं, जबकि बाकी सभी एग्जाम्पल साइकोसोशियल थेरेपी के हैं। SARS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 2 is correct here. Severe acute respiratory syndrome. Severe acute respiratory syndrome, it is a full form of SARS. ये डिजीज कंडीशन सबसे पहले चाइना में डायग्नोज हुई थी ईयर 2002 के अंदर। सार्स डिजीज लंग्स से रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब ये डिजीज काफी ज्यादा लीगल होता है। कोरोना वायरस भी इसी में इंक्लूडेड है। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस की। सबसे पहले ऑर्गेनिक डस्ट के कारण कौन कौन से लंग्स डिजीज हो सकते हैं? प्रीवियस एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉटन डस्ट के संपर्क में आने से लगातार बाइसिनोसिस डिजीज हो सकता है। शुगर कैन डस्ट के संपर्क में आने से बगा एसोसिस हो सकता है।
ग्रेन डस्ट या हे डस्ट के कारण फार्मर्स लंग्स हो सकता है। टोबैको के कांटेक्ट में रहने से टोबैकोसिस हो सकता है। इन्फेस्टेड वीट के कांटेक्ट में आने से वीट वीविल हो सकता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक डस्ट के कारण कौन कौन से ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकते हैं। सिलिका के संपर्क में रहने से लगातार सिलिकोसिस हो सकता है। एबेस्टोसिस हो सकता है। आयरन के कारण साइड्रोसिस हो सकता है और कोल डस्ट के लगातार संपर्क में आने से एंथ्रेकोसिस हो सकता है। एक फीमेल पेशेंट जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस डिजीज हो चुका है, इसके लिए इस समय हाईएस्ट प्रायोरिटी पर कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस होना चाहिए। डीवीटी के पेशेंट पर हाईएस्ट प्रायोरिटी डायग्नोसिस सेलेक्ट करना है आपको। ऑप्शन ए कहता है इंपेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। इस डिजीज में पेशेंट का ब्लड फ्लो बढ़ चुका है जिसके कारण कहीं इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज तो नहीं हो रहा। ऑप्शन बी कहता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। ऑप्शन सी कहता है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एडिमा। ऑप्शन डी कहता है अल्टर्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू वीनस कंजेशन। फ्रेंड्स, अगर मेरे टीचिंग की रफ्तार ज्यादा है या फिर आप ऑप्शंस को प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्वेश्चन डिस्प्ले होने के बाद वीडियो को 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए पॉज कर लिया करिए और बड़े ऑप्शंस को चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। समय कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, इस वजह से हम सभी चीजों को लिमिटेड टाइम में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब किसी क्लाइंट के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो उसकी ब्लड वेसल में क्लॉट बनने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल एरियाज तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती और हमें इसी चीज का असेसमेंट करना है। अल्टर्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू वीनस कंजेशन। वीनस कंजेशन यानी वेन में रुकावट के कारण पेरिफेरल एरिया के टिश्यूज तक परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट करेंगे। और डीवीटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इनमें से किसके द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस डिजीज नहीं होता? वुचेरेरिया ब्रूजिया, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मालाई, ब्रूजिया टिमोरी। Yes, option 1 is correct here. लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आप एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं, ये डिजीज बेसिकली एक पैरासाइटिक इंफेक्शन है और इसमें 3 बड़े कारण माने जाते हैं। सबसे पहला है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। 90% केसेस इसी के द्वारा इंफेक्शन के कारण देखे जाते हैं। फिर आता है ब्रूजिया मालाई और फिर फाइनली आता है ब्रूजिया टिमोरी। अब याद रखिएगा, अडल्ट के अंदर एलिफेंटियासिस डिजीज में जो वॉर्म नेस्ट होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर होता है। ये चीज पूछी जा सकती है। किसी क्लाइंट में आपने मॉर्निंग में फ्रूसेमाइड दिया, अब इस क्लाइंट का सीरम पोटेशियम लेवल कितना हो कि आप तुरंत इसे डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे अगली डोज लगाने से पहले। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। आपसे यदि नॉर्मल पोटेशियम का लेवल पूछा जाए तो ये होता है 3.5 से 5.0 MEQ पर L के बीच। यहाँ पर 3.2 जो वैल्यू है ये पोटेशियम की कमी को बताती है। और याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम होता है तो इसमें कार्डियक डिसरिथमियाज हो सकते हैं
वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज हो सकते हैं। इस चीज से बचाने के लिए क्लाइंट में इस लो पोटेशियम लेवल को आइडेंटिफाई होने पर नेक्स्ट डोज लगाने से पहले फिजिशियन को बताना जरूरी है। किसी डिजीज की पैथोजेनेसिस फेज में लिया गया प्रिवेंशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन कहलाएगा? प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी या प्राइमरी टर्सरी? देखिएगा ऑप्शन बी यहां पर सही माने जाएगा। पैथोजेनेसिस शब्द का मतलब क्या होता है, एक बार आप इस पर गौर करिए। पैथोजेनेसिस शब्द का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज की शुरुआत होना या डिजीज का आगे डेवलपमेंट होना, यानी कि पेशेंट में डिजीज हो चुका है। अब इस डिजीज जब हो चुका है तो इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर इसे बढ़ने से रोकते हैं। तो डिजीज जब हो जाता है तो हम कोई भी स्टेप अगर लेते हैं तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड किया जाता है। और अगर ये डिजीज लगभग लेट स्टेज में है या टर्मिनल स्टेज में है, लगभग ठीक हो चुका है, तो उस समय जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो टर्सरी प्रिवेंशन में लिए जाएंगे। सो यहां पर ऑप्शन बी सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन करेक्ट माना जाएगा। पर्टुसिस डिजीज की कैथेड्रल फेज कितने दिनों की होती है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। पर्टुसिस डिजीज की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है कैथेड्रल फेज, ये 1 से 2 सप्ताह की होती है। उसके बाद आता है पैरोक्सिस्मल स्टेज, ये लगभग 1 से 6 सप्ताह की होती है। और फिर आता है फाइनली कॉन्वल्सेंट फेज, जिसे आप रिकवरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये लास्ट में 2 से 3 सप्ताह की होती है। इसमें खांसी काफी ज्यादा कंट्रोल हो चुकी होती है। डस्की ह्यू और ब्लूइश ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना का ब्लूइश कलर का हो जाना क्या कहलाता है? जैक्वेमर साइन, गुडेल साइन, हैगर साइन, ओसिएंडर साइन? Yes, it is called Jacquemer sign. Option A is correct here. प्रेगनेंसी से टोटल 7 इंपॉर्टेंट साइंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए वन बाय वन इन सभी को रिवाइज करें। सबसे पहले जैक्वेमर साइन, इसे कई बार हम चैडविक साइन के नाम से भी जानते हैं। इस साइन में प्रेगनेंसी के चौथे वीक में वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स जो है वो ब्लूइश या वॉयलेट कलर की हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज पल्सेशन, और इसे ही आप चैडविक या जैक्वेमर साइन कहते हैं। वेजाइना का, वल्वा एरिया का नीला पड़ जाना, बैंगनी हो जाना जैक्वेमर साइन या फिर चैडविक साइन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं गुडेल साइन की। गुडेल साइन सर्विक्स का प्रेगनेंसी के चौथे से छठे सप्ताह के दौरान सॉफ्ट हो जाना गुडेल साइन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं हैगर साइन की। हैगर साइन के अंदर लोअर यूट्राइन सेगमेंट का छठे वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर सॉफ्ट हो जाना हैगर साइन कहलाता है। लास्ट आता है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन में वेजाइना के लेटरल फॉर्निक्स पर पल्सेशन इंक्रीज्ड फेल्ट होता है। लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स पर पल्सेशन का ज्यादा महसूस होना ओसिएंडर साइन कहलाता है, और ये 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट साइन आता है पाल्मर साइन। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में आप बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, इसे ही हम
पाल्मर साइन के नाम से जानते हैं। फिर आता है पिस्कासेक साइन, इसमें एबनॉर्मल एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है। लास्ट आता है बेलॉटमेंट। बेलॉटमेंट दो प्रकार से चेक किया जा सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेलॉटमेंट में हम अगर इंटरनली बेलॉटमेंट चेक करते हैं तो हम प्रेग्नेंट वुमेन की वेजाइना में फिंगर इंसर्ट करके बेबी को हल्का सा पुश करते हैं। पुश करने पर बेबी ऊपर की तरफ मूव करता है और वापस फिर नीचे आता है, फिंगर्स को फील होता है। ये चीज बेलॉटमेंट है। इंटरनल बेलॉटमेंट को आप 16 वीक पर चेक कर सकते हैं और एक्सटर्नल बेलॉटमेंट को 20 वीक्स पर चेक किया जा सकता है। एक्सटर्नल बेलॉटमेंट का मतलब होता है कि वुमेन के एब्डोमेन एरिया पर लेटरल साइड में अपने हाथों को रखकर राइट साइड पे जब आप टैप करेंगे तो बेबी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा और लेफ्ट साइड पर टैप करने पर राइट साइड की तरफ मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बेलॉटमेंट। इनमें से किसे फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है? चरक, धन्वंतरी, सुश्रुता, हिप्पोक्रेट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। फादर ऑफ सर्जरी के नाम से हम सुश्रुता को जानते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हम हिप्पोक्रेट्स को जानते हैं। धन्वंतरी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं और इन्हें फादर ऑफ या गॉड ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। WHO द्वारा घर में और रेस्टोरेंट्स में सेफ फूड्स के लिए कितनी कीज दी हैं? 2, 3, 5, 6। The right answer is option C. It is 5. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेफ फूड के लिए 5 जो कीज दी गई हैं उनमें कीप क्लीन, सेपरेट रो एंड कुक्ड, कुक थ्रॉली, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। ये सभी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। किसी इन्फेंट में ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर करते समय आप ईयर पिन्ना को किस डायरेक्शन में पुल करेंगे? डाउनवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आप 3 साल से कम उम्र के बच्चे में ईयर ड्रॉप इंस्टिल करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ईयर पिन्ना को डाउनवर्ड और बैकवर्ड यानी कान को पीछे और नीचे की तरफ खींचना है। और अगर 3 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी बच्चे या पर्सन या अडल्ट में आप ईयर ड्रॉप डालना चाहते हैं तो आप ईयर पिन्ना को अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे। देखिएगा दोनों ही स्थिति में बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ तो खींचा जाएगा, लेकिन 3 साल से ऊपर का बच्चा है तो ऊपर खींचेंगे, 3 साल से नीचे उम्र का बच्चा है तो नीचे खींचेंगे। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। BCG वैक्सीन और इसका डाइल्यूएंट जो कि नॉर्मल सलाइन होता है उसे आप किस टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं? BCG वैक्सीन यदि हीट और लाइट के कांटेक्ट में आए तो ये डैमेज हो सकता है, इसलिए हम इसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। BCG वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आता है, इसलिए आप इसे चाहें तो फ्रोजन कर सकते हैं अगर लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो। लेकिन इसमें जो डाइल्यूएंट या रिकॉन्स्टिट्यूएंट्स आप यूज करेंगे उसे कभी भी फ्रोजन नहीं कर सकते। किसी क्लाइंट में आपने 40 mg फ्यूसेमाइड को इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर किया, क्लाइंट के द्वारा कौन सी कंप्लेन करने पर आप ये कहेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि इस मेडिसिन को रैपिडली इन्फ्यूज किया गया है, यानी नर्स ने लेसिक्स इंजेक्शन बहुत तेजी से लगाया है। अगर क्लाइंट कहे कि उसका ब्लैडर फुल हो गया है,
क्लाइंट कहे कि उसके कान बंद हो गए हैं, क्लाइंट कहे कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से चल रही है, या फिर उसके हाथों में नमनेस फील होने लगे। लेसिक्स, जिससे फ्रूसेमाइड कहा जाता है, ये हॉस्पिटल में यूज की जाने वाली, बहुत कॉमनली यूज की जाने वाली डायूरेटिक ड्रग है, लूप डायूरेटिक ड्रग है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अगर आपने ड्यूटी के दौरान तेजी से लेसिक्स इंजेक्शन पुश कर दिया आईवी, तो पेशेंट के कान बंद हो जाएंगे, उसके कानों में घंटियां यानी टिनिटस सेंसेशन होगा, हो सकता है उसे सुनाई देना भी बंद हो जाए, कान में दर्द होने लगे। इस चीज के बिहाफ पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेसिक्स को तेजी से आईवी पुश किया गया है। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा हो सकता है? हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर लगना, फियर ऑफ वाटर। एडिनोवायरस, रोटावायरस, लाइसा वायरस, राइनो वायरस? The right answer is option 3, लाइसा वायरस। लाइसा वायरस को आप रेबीज का कॉज कहते हैं, रेहेप्टो वायरस के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ बुलेट शेप्ड वायरस। यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मल लंग वॉल्यूम हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की। जब आप रिलैक्स मोड में हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, बिना एग्जाम की स्ट्रेस को लिए, तब आपके द्वारा जितनी एयर एक बार में इनहेल और एक्सेल की जा रही है, वो अमाउंट टाइडल वॉल्यूम है। टेंशन फ्री रहते हुए आपके द्वारा जो गैस इन आउट की जा रही है, उसे आप टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और ये 500 ml होता है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप नॉर्मल अमाउंट में टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जितनी एयर को फोर्सफुली जबरदस्ती अंदर फेफड़ों में खींचते हैं, उसको आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, और ये अमाउंट 3000 ml होता है। इसी का ऑपोजिट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। आपने रिलैक्स पोजीशन में जितना गैस बाहर निकालना था, एक्सपायरेशन करना था, कर लिया, लेकिन और ताकत लगाकर फोर्सफुली रिमेनिंग एयर को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये अमाउंट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, और ये 1100 ml होता है। फिर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट। आपने जितना भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, जितना जोर लगाना था लगा लिया, जितनी एयर आपको बाहर निकालनी थी निकाल ली, फिर भी हमारे लंग्स में एल्वुलर कोलैप्स को रोकने के लिए कुछ हवा बच जाती है, इसे ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, और इसकी मात्रा होती है 1200 ml, 1200 ml। डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स की, जो कि लोअर लिम्ब में देखने को मिलते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है जेनु वेलगम। यहां पर गम शब्द को पकड़िएगा। गम का मतलब होता है जिसके द्वारा आप किसी चीज को चिपकाते हैं, यानी कि अगर किसी क्लाइंट के दोनों घुटने सीधे खड़े होने पर आपस में चिपके हुए रहते हैं, टच्ड रहते हैं, तो इस कंडीशन को जेनु वेलगम के नाम से जानते हैं। इसे आप नॉक नीज भी कह सकते हैं। सेकंड आता है जेनु वेरम। वेरम, वेरम यानी रम, लास्ट में देखिए रम। इंसान रम पीने के बाद लड़खड़ाता है, तो उसी प्रकार से अगर इस पर्सन को सीधा खड़ा किया जाए तो इसके पैर कुछ धनुष के आकार के इस प्रकार से गैप वाले होते हैं। इसे आप बो लेग्ड के नाम से भी जानते हैं। जेनु वेलगम में तो दोनों घुटने चिपके हुए थे, और जेनु वेनरम में दोनों घुटने काफी ज्यादा दूरी पर होते हैं। लास्ट आता है जेनु रिकर्वेटम। इसमें पेशेंट को जब आप खड़ा करके साइड से देखेंगे तो उसके पैर कुछ इस प्रकार से मुड़े हुए दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्लाइंट है, ये इसका अपर बॉडी है, तो इसके पैर जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से घूमे हुए दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड जेनु रिकर्वेटम। अब हम बात करते हैं कोल्ड चेन मेथड और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स की। कोल्ड चेन का मतलब है
वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग साइट से एक मिनिमम टेम्परेचर पर वैक्सीनेशन साइट तक पहुंचाना ताकि वो खराब ना हो। इसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दोनों ही यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, जिसमें टोटल 5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, डीप फ्रीजर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और डोमेस्टिक डीप रेफ्रिजरेटर्स। अगर हम वॉक इन फ्रीजर की बात करें तो इसमें -15 से -25 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और इसका इस्तेमाल नेशनल, स्टेट, रीजनल लेवल पर वैक्सीन के स्टोरेज हेतु किया जाता है। फिर आता है वॉक इन कूलर्स। इसमें टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, स्टेट एंड रीजनल वैक्सीनेशन स्टोरेज सेंटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आता है डीप फ्रीजर। इसमें अगेन टेम्परेचर -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और इसका इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट वैक्सीन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकेंड लास्ट आता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिसमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर रखा जा सकता है। इसका इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैक्सीन स्टोरेज के लिए किया जाता है। लास्ट आता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, या फिर इसे आप फ्रंट लोड रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इसका इस्तेमाल प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम्स में वैक्सीन को स्टोर करने हेतु किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जो कि कोल्ड चेन को मेंटेन करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं: कोल्ड बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स एंड डे कैरियर्स। कोल्ड बॉक्स की बात की जाए तो फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम एंड साइड्स। कोल्ड बॉक्स में फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स को नीचे और साइडों में रखा जाता है। यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन इन ऑल पेरिफेरल सेंटर्स। दूर दराज और गांवों के इलाकों में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए कोल्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन कैरियर्स के अंदर 4 फुली फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं और इसका जो आउटरीच सेक्शन होता है वो 16 से 20 वाइल्स एट अ टाइम होता है। यानी कि 4 फ्रोजन आइस पैक्स के साथ हम 16 से 20 वैक्सीन वाइल्स को एक समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है डे कैरियर्स। इसमें 2 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं। इसकी कैपेसिटी 6 से 8 वाइल्स को एक समय पर कुछ घंटे तक स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की होती है। तो याद रखिएगा, वैक्सीन कैरियर जो है उसमें 4 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं और डे कैरियर के अंदर 2 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं। वैक्सीन कैरियर के द्वारा आप 16 से 20 वाइल पहुंचा सकते हैं। डे कैरियर के द्वारा 6 से 8 वाइल पहुंचा सकते हैं। तो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।